हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड का पार्ट 7। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वेरियस सेक्टर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी हमारी इकोनॉमी में ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी सेक्टर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ऑलरेडी हम जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर्स को पढ़ चुके हैं, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी अगर आपसे कोई पूछे दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारे इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स हैं, सो देर आर 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर two types of sectors. First one is organized sector and second one अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा कि क्या होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा मीनिंग दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, द सेक्टर इन विच द employment terms are fixed and employees have assured work is called organized sector। यानी एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का टर्म यानी एम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड कि आपको कितने टाइम तक जॉब करनी है फिक्स रहता है। ठीक है, आपका जो वर्क है वो एकदम अश्योर्ड है, आपका वर्क फिक्स है। तो वो जो सेक्टर्स है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, द सेक्टर दैट कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस और यूनिट्स एंड आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। यानी हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं, शॉप्स होती हैं जो कि स्मॉल लेवल पे वर्क करती हैं और वो किसी भी गवर्नमेंट के रूल या किसी भी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो ये जो सारी हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, यूनिट्स हैं, वो सारी आ जाती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर। ठीक है, यानी एक सेक्टर या एक कंपनी जो एक ऑर्गेनाइज वे में अपना वर्क कर रही है वो आएगी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, और एक कोई कंपनी जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम कर रही है, जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ फिक्स नहीं है, उनका काम फिक्स नहीं है, उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, उनकी जॉब फिक्स नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो ये हो गया पहला डिफरेंस। अब सेकंड है गवर्न्ड बाय, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो किसके अंडर आता है। ठीक है, सो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत सारे एक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, जस्ट लाइक फैक्ट्रीज़ एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एटसेट्रा। यानी अगर कोई भी आपकी कंपनी है और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो फैक्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स बने हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, बोनस से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड और वेजेस को लेकर जो भी एक्ट्स बने हैं इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। यानी उनको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती है और उसको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक्ट फॉलो नहीं करते हैं, यानी कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी यूनिट जो कि किसी भी एक्ट को फॉलो नहीं करती, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहाँ आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसके बाद गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हों, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हों, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हों, कोई भी अगर रूल आता है गवर्नमेंट का तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे किसी भी टाइप का गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं किया जाता। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे कंपनीज या बहुत सारी फैक्ट्रीज और यूनिट्स देखी होंगी जो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक बैंक हो सकता है, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो एक बैंक में जॉब कर रहा हो। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंसान बैंक में जॉब कर रहा है तो वो बैंक क्या है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जितने भी सैलरी, वेजेस और जो भी एक्ट होते हैं उनको फॉलो करती है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उनको फॉलो करती है। उस बैंक में जो वर्कर काम कर रहा है उसका टाइम फिक्स है,
कितने टाइम तक उसको काम करना है, उसका वर्क फिक्स है, ठीक है, उसकी सैलरी फिक्स है, उसका पूरा उसकी पोजीशन फिक्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। लेकिन यहीं पे हम एग्जांपल लें कि हमारे आसपास जितनी भी छोटी मोटी शॉप्स होती हैं उनका अगर एग्जांपल लें, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता। जब कोई फेस्टिवल सीज़न होता है, कोई सेल का सीज़न होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक वो शॉप खुलती हैं। वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो फिक्स नहीं रहते, कभी भी उनको चेंज कर दिया जाता है। उनको जो वेजेस सैलरीज मिलती हैं वो भी ज़्यादा नहीं मिलती, और वो भी कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता, उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। तो ये कौन से सेक्टर में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये इतने ऐसी टाइप की जितनी भी कंपनीज, फैक्ट्रीज़ या कोई भी शॉप्स होती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, और जो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रही हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस एग्जाम्पल से। उसके बाद बात करते हैं हम रेम्यूनरेशन की, यानी सैलरी की। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है वो क्या है, रेगुलर है, यानी उनको रेगुलर मंथली सैलरी मिल जाती है, ठीक है। यानी आप किसी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो, किसी एक बैंक में काम कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो आपकी सैलरी का टाइम फिक्स होगा, आपको सेम टाइम पे हर महीने सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको वेजेस मिलते हैं, डेली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो महीने में आपने 4 दिन की छुट्टी कर ली तो वो 4 दिन के आपके पैसे कट हो जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, जो भी मनी है वो कट नहीं होता। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहती है, यानी आपकी जॉब जो है वो परमानेंट रहती है। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वर्किंग आवर्स हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में फ़िक्स रहते हैं, यानी वहाँ पे एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक लोगों को काम करना होता है। लेकिन जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहते। जब कोई भी पीक सीज़न चल रहा होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक काम करवाते हैं, और जब ऑड सीज़न चल रहा होता है तो वो लोग जल्दी ही काम से निकाल देते हैं। फिर अगर हम ओवर टाइम की बात करें तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी पर्सन ओवर टाइम कर रहा है तो उसको क्या होता है, एक्स्ट्रा में मनी मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा में उसके लिए पे किया जाता है। लेकिन अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम कर रहा है तो उसको कोई भी अलग से मनी नहीं मिलता, कोई भी अलग से सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ओवर टाइम का यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है। उसके बाद सैलरी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सैलरी ऑफ वर्कर्स क्या है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी मिलती है वहाँ के वर्कर्स को, वो गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे कि मान लो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया हुआ है दैट अगर कोई बैंक में कोई पियोन है तो उसको 15,000 सैलरी मिलनी ही चाहिए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी बैंक्स आएंगी उन सबको क्या होगा, 15,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। यानी कोई भी पियोन को, चाहे वो किसी भी बैंक में, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो सारे बैंक्स या फैक्ट्री जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे उसको ये जो रूल है फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो सैलरी फिक्स की होती है गवर्नमेंट की तरफ से, हमेशा उससे कम सैलरी मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोविडेंट फंड की, यानी प्रोविडेंट फंड मिलता है या नहीं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोविडेंट फंड मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी प्रोविडेंट फंड या कोई भी एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा या बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब सैलरी इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत रेयरली होता है, मोस्टली होता ही नहीं है। उसके बाद बेनिफिट्स एंड प्री रिक्विजिट्स, मतलब आप जॉब पे हो, ठीक है, आप काम करो तो आपको कुछ अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं। जैसे हमने देखा है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन, ट्रैवल कंपनसेशन, ये सब मिलता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग होते हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उन लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी काम होते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है और अपनी मर्ज़ी से काम किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी दैट
जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी वहाँ के वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अब हमारी या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में कौन से लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, आर्टिशंस हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये सारे लोग किस में आ जाते हैं, रूरल एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया में रूरल एरियाज़ की बात करें तो नियरली 80% लोग ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो आप कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हो, कि गवर्नमेंट क्या करे कि उनको टाइमली डिलीवरी प्रोवाइड कराए सीड्स की, एग्रीकल्चर इनपुट्स उनको सफिशिएंट प्रोवाइड कराए, क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑफ मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें अगर उनको प्रोवाइड कराई जाएँ तो हो सकता है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो थोड़ी कम हो सके और उनका जो इनकम लेवल है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो आप रूरल एरियाज़ में ये काम कर सकते हो। फिर अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में कौन कौन से लोग आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो भी लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, यानी जो भी डेली वेजेस पे डेली बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में हो गया, तो ये सारे लोग आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके अलावा जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गलियों में सामान बेचते हैं, ठीक है, सामान उठाने वाले लोग होते हैं, और गारमेंट मेकर्स होते हैं, तो जो भी लोग स्मॉल स्केल पे काम करते हैं वो सारे आपके अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आप इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं आप उसमें क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, तो जब आप उसमें प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आउटपुट बढ़ाओगे, तो इससे क्या होगा कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपके स्मॉल स्केल लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनको वर्क मिलेगा, और जब उनको वर्क मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनका जो इनकम लेवल है वो हाई होगा। तो इसलिए आप उनको इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है दैट हमारे इन अर्बन और रूरल एरियाज़ के अलावा एक और कैटेगरी है जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब वो कौन सी कैटेगरी है कि हम अपने इंडिया में देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इनको जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तो फेस करनी होती हैं, जैसे कि इरेगुलर उनको वर्क मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी उनको पैसे कम मिल रहे हैं, लो सैलरी, लो वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको एक और प्रॉब्लम फेस करनी होती है दैट इज़ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सोसाइटी में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको इक्वल नहीं समझा जाता है। तो हम ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम सोशल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी सोसाइटी में इक्वलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस टाइप के लोगों के लिए हमें क्या करना है, सोशल इक्वलिटी और सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों साथ में करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, या जो भी बैकवर्ड क्लास के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उन सब का हेल्प करके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, समझ आई हो। तो अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।